अच्छा बेटा, ग्रुप नंबर 2 को हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, मिक्सचर एनालिसिस पे। उसके बाद है ग्रुप नंबर 3। अच्छा, अब ग्रुप नंबर 3 पे मूव करने से पहले एक तो हमारे पास एक दो शॉर्टकट हैं आइडिया लेने के लिए ना, कि अगले ग्रुप्स में से कौन से ग्रुप में से रेडिकल हो सकता है। और दूसरा ये भी पॉइंट है कि कुछ इंटरफेरिंग रेडिकल्स हैं, जैसे ऑक्सलेट और फास्फेट है। तो अगर ये पहले से मौजूद हो, पीछे आप जब एसिड रेडिकल आइडेंटिफाई कर आए हैं, तो उस वक्त आपको ऑक्सलेट कंसंट्रेटेड एसिड ग्रुप में मिल गया और फास्फेट जो है वो स्पेशल ग्रुप में मिल गया। तो फिर उसके लिए आपको यहाँ पे उनको पहले रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि वो आगे जो रेडिकल्स आप लेने जा रहे हैं तो उनके साथ वो आपके जो टेस्ट हैं उनमें वो इंटरफेयर करेंगे, तो वो प्रॉब्लम आएगी। आइडेंटिफाई करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। ठीक हो? तो इसलिए पहले उनको रिमूव करना पड़ेगा। तो पहले तो ये इंडिकेशन बाय सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्मॉल शॉर्ट टेस्ट है कि आप ग्रुप 2 से जो फिल्ट्रेट आया उसमें आप सोडियम हाइड्रोक्साइड या अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालें और चेक करें कि पीपीटी बनी है या नहीं बनी। अगर पीपीटी नहीं बनती तो इसका मतलब तीसरा, चौथा, पांचवा और मैग्नीशियम ये एब्सेंट है, क्योंकि थर्ड ग्रुप के सारे हाइड्रोक्साइड इनसॉल्युबल, चौथे ग्रुप के हाइड्रोक्साइड इनसॉल्युबल, पांचवें ग्रुप के हाइड्रोक्साइड इनसॉल्युबल और छठे में मैग्नीशियम जो है उसका इनसॉल्युबल है। तो अगर पीपीटी आती है तो इसका मतलब ये है, नहीं आती तो इसका मतलब ये एब्सेंट है। अब आप फिर सोडियम, पोटेशियम और अमोनियम उनको चेक कर लें कि उनके आपके पास जो है वो कंफर्मेटरी टेस्ट वगैरह, इन उनको आपने फोकस करना है ज़्यादा। ठीक हो गया? और उसके लिए फिर आपके पास ऑक्सलेट या फास्फेट मौजूद हो, दोनों या दोनों में से कोई एक हो, तो इन रेडिकल्स के लिए उसको फिर रिमूव करने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन अगर आपका ग्रुप सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड आपने डाला है और ये प्रेसिपिटेट बन गए हैं, तो इसका मतलब इनमें से कोई रेडिकल मौजूद है। दो, तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे में से मैग्नीशियम हो सकती है। ठीक है? इसके अलावा सोडियम, पोटेशियम और अमोनियम भी हो सकते हैं। ठीक है? उन्होंने पेप्सिड बनाने तो नहीं है ना, तो हो सकता है वो उनमें से कोई हो। इसलिए फिर आप सारे चेक करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको फिर ऑक्सलेट या फास्फेट दोनों में से कोई एक या दोनों जो अगर मौजूद हैं तो उनको पहले वहां से आपको रिमूव करना पड़ेगा। ठीक होगा? तो रिमूवल ऑफ ऑक्सलेट और फास्फेट इंटरफेरिंग रेडिकल जो है वो हमारे पास फर्स्ट स्टेप आ जाता है कि अब इसको रिमूव करना है, तो वो कैसे करेंगे। उसमें हम क्या करते हैं कि ये उसने रीजन लिखी है कि ये इंटरफेरिंग है, क्योंकि इनके इंसॉल्युबल, ये तीसरे, चौथे, पांचवे मैग्नीशियम के साथ जो है इनके इंसॉल्युबल साल्ट बन जाते हैं, इसलिए हमें इनको पहले रिमूव करना पड़ेगा, फिर आगे लेके चलना पड़ेगा। ऑक्सलेट की इंडिकेशन तो आप पीछे कंसंट्रेटेड एसिड ग्रुप में कर ही आए होंगे, ये उन्हीं में से एक टेस्ट KMnO4 के वाला लिया है और इसका रिएक्शन भी कंसंट्रेटेड एसिड ग्रुप में दिया हुआ है। तो उसके बाद इंडिकेट जब हो चुका था तो अब आप उसको रिमूव कर लेंगे। रिमूवल के लिए क्या करते हैं कि जो आपने फिल्ट्रेट अभी ग्रुप 2 से लिया उसमें कि नाइट्रिक एसिड डालें, जो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे एक्ट करता है और इस ऑक्सलेट को रिड्यूस करके CO2 गैस की फॉर्म में इसको रिमूव कर देते हैं। तो नाइट्रिक एसिड डालें, बॉयल टू ड्राइनेस करें, फिर नाइट्रिक एसिड, फिर बॉयल टू ड्राइनेस, 2 दफ़ा ये आपने करना है। फिर वाटर डालें और फिर आप उसको ग्रुप 3 के लिए उस ये जो सोल्यूशन आपके पास आ रहा है उसको चेक कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर अगर सोडियम ऑक्सलेट वहाँ मौजूद था तो नाइट्रिक एसिड उसको ऑक्सालिक एसिड में बदल देता है। फिर नाइट्रिक एसिड उसी ऑक्सालिक एसिड में रिएक्शन करके उसको CO2 गैस, NO2 गैस की फॉर्म में निकाल देता है। तो आपके ऑक्सलेट जो है वो वहां से रिमूव हो जाता है। फास्फेट की इंडिकेशन आपने कंसंट्रेट स्पेशल ग्रुप जो था वहां पे पढ़ी थी, तो अमोनियम हाइड्रेट के साथ उसका रिएक्शन भी आपका वहाँ लिखा हुआ था कि येलो कलर या 50 बन जाती है। उसके बाद फिर हम उसको फास्फेट को रिमूव करना है। उसका एक तरीका तो सिंपल, जिस तरह ये ऑक्सलेट है इसी तरह एक ये है कि हम उसमें पहले H2S उसको रिमूव कर लेते हैं, फिर डाइल्यूट कंसनट्रेट HCl डालते हैं कुछ ड्रॉप, फिर अमोनियम क्लोराइड सॉलिड डाल देते हैं, बॉयल कूल करते हैं, फिर जिरकोनाइल नाइट्रेट या जिरकोनियम क्लोराइड या जिरकोनाइल क्लोराइड, जिरकोनियम असल में हमें चाहिए, वो 3 मुख्तलिफ शक्लों में हो सकती है। ठीक होगा? तो वो थोड़ा थोड़ा डाल के स्टिर करते हैं, बॉयल करते हैं और फिर आप उसको कूल भी करते हैं, और जब तक कोई और मजीद प्रेसिपिटेशन नहीं होती फिर उसको फिल्टर कर लेते हैं। अब होता यह कि जो जिरकोनियम का नाइट्रेट आपने डाला है या जिरकोनियम क्लोराइड डाला है या जिरकोनियम
जिरकोनाइल क्लोराइड डाल रहा है, तो ये सारे क्या करते हैं, जिरकोनियम फास्फेट बना देते हैं, जो प्रेसिपिटेट बन जाता है, फिल्टर होके वो अलग हो गया। तो फिल्ट्रेट को हम आगे ग्रुप 3 की आइडेंटिफिकेशन के लिए जिस तरह नॉर्मल आपने चेक करना है उसी अंदाज में हम चेक कर सकते हैं। ठीक हो गया। फास्फेट को रिमूव करने का एक और तरीका भी है, न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड को इस्तेमाल करते हुए भी हम कर लेते हैं, और इस तरीके में आपका ग्रुप 3 जो है वो भी साथ ही आइडेंटिफाई हो जाता है। अगर ग्रुप 3 में से कोई रेडिकल हो तो उसकी आइडेंटिफिकेशन भी साथ ही हो जाती है, नंबर 1। नंबर 2, आपका फास्फेट जो है वो भी पता चल जाता है अगर है तो उसका, वरना ग्रुप 3 का भी अंदाजा हो गया और फास्फेट का भी साथ ही रिमूवल भी हो जाती, दोनों काम इस तरीके से हो जाते हैं। अच्छा, पहले ये न्यूट्रल फेरोक्लोराइड जो हम यूज करेंगे, इसका मतलब क्या है कि आप फेरोक्लोराइड जो लैब में पड़ी हुई है वो लें, उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालें एक्सेस में, तो वो टर्बिड सा बन जाएगा। फिर उसमें फेरोक्लोराइड लैब से और एक्सेस में डालें कि सोल्यूशन क्लियर बन जाए। अब आप उसको फिल्टर कर लें, तो जो फिल्ट्रेट आपके पास आ रहा है वो आपका न्यूट्रल फेरोक्लोराइड सोल्यूशन के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक हो गई। अच्छा, रिएक्शंस को आप देखेंगे तो असल में रिएक्शंस ये हो रहे थे कि फेरिक चूंकि पानी में हाइड्रोलिसिस के थ्रू हाइड्रोलाइज होकर फेरिक हाइड्रोक्साइड और HCl बना देता है। ओवरऑल वो एसिडिक ही होता है, क्योंकि HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो वीक बेस है, प्रेसिपिटेट की फॉर्म में ये बैठा हुआ होता है, ये हल हुआ होता है, ओवरऑल वो एसिडिक होता है सोल्यूशन। फिर इन HCl उसमें एक्सेस में, जब आपने अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाला तो इस हाइड्रोक्साइड ने जाके दो काम किए, एक तो HCl जो पड़ा था उसको क्लोराइड बना दिया, वाटर बना दिया, और दूसरे नंबर पे जो फेरिक क्लोराइड पड़ा हुआ था फेरिक क्लोराइड की फॉर्म, उस सारे को हाइड्रोक्साइड में बदल दिया। ठीक है, और अमोनियम क्लोराइड आपके पास साथ बना दी। अब फिर उसी में अब जब हमने फेरिक क्लोराइड और एक्सेस डाला है, ऊपर से डालते रहे जब तक क्लियर सोल्यूशन नहीं बन गया। तो क्लियर का मतलब ये था कि बने हुए फेरिक हाइड्रोक्साइड के साथ HCl ने रिएक्शन करवाया। ये HCl कहाँ से आया है कि वो जो आपने फेरिक क्लोराइड ऐड किया है ना, उसके अंदर जो HCl था वो आता गया है, फेरिक हाइड्रोक्साइड को न्यूट्रलाइज करके फेरिक क्लोराइड बना लिया, वाटर बना लिया। अब जो फेरिक क्लोराइड की फॉर्म में आयरन चला जाएगा वो तो हल हो जाएगा, फिल्टर होने से वो फिल्ट्रेट में चला जाएगा, और जो फेरिक हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में ही रह जाता है वो ऊपर प्रेसिपिटेट की फॉर्म में रह जाएगा, वो अलग हो जाएगा। इस तरह यानी फेरिक क्लोराइड आपके पास न्यूट्रल फॉर्म में आ जाता है, जिसको हम फौरन से फिर आगे यूज कर लेते हैं। अच्छा, ये तो हो गया न्यूट्रल फेरोक्लोराइड जो हमने यूज करना है वो कैसे बनाया जाता है। अब आगे आपने अब ग्रुप फास्फेट ग्रुप को भी रिमूव कर रहे हैं, रेडिकल को भी, और साथ हम तीसरे ग्रुप की आइडेंटिफिकेशन भी इसी में हमारी चल रही है। ये फिल्ट्रेट ग्रुप 2 से लिया, H2 साहब ने निकाल दिया। कंसर्न नाइट्रिक एसिड डालने का दो मकसद होता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है ये फेरस जो है उसको ऑक्सीडाइज करके फेरिक में बदल दे, एक ही रेडिकल यानी हो जाए दो की बजाय। बाद में हम फर्क कर लेंगे फेरस और फेरिक का, लेकिन अभी इस यहाँ पे हम फेरस को फेरिक में कन्वर्ट कर लेते हैं। फिर अमोनियम क्लोराइड डाल देते हैं थोड़ा सा, फिर उसमें आप बॉयल कूल करने के बाद अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं एक्सेस में टर्बिड सोल्यूशन बनाने तक। फिर उसमें एसिटिक एसिड डालते हैं 2 ml, फिर अमोनियम एसीटेट 5 से 10 ml, फिर उसको अच्छी तरह शेक करते हैं। और शेक करने के बाद अब आपने देखना है कि आपके पास पिप्टी आई है कि नहीं आई है। यानी जैसे वाइट एल्यूमिनियम की वाइट पिप्टी होगी, क्रोमियम या आयरन वगैरह ये कलर्ड पिप्टी में चले जाते हैं वो में, या आयरन की तो रेड पिप्टी होती है ना, फेरिक फॉस्फेट तो रेड कलर का है, एल्यूमिनियम और क्रोमियम ये दोनों वाइट भी हो सकते हैं। तो उसमें आपका यानी कलर्ड भी हो सकती है और वाइट पिप्टी भी हो सकती है। और साथ में आपके पास जो है ना, अगर पिप्टी नहीं बनती तो इसका मतलब ग्रुप 3 तो एब्सेंट हो गया, लेकिन फास्फेट तो है, रिमूव तो उसको करना है ना। उसके लिए फिर आप क्या करेंगे, न्यूट्रल फेरिकुलेट खुद से उसमें ऐड कर देंगे। जब इतना डालेंगे इतना यहाँ तक कि वो रेडिश टिंग यानी रेड कलर का वो सोल्यूशन बन जाए। फिर उसको डाइल्यूट करें, बॉयल करें और फिल्टर कर लें, पानी डालें, बॉयल करें और फिल्टर कर लें। और हुआ ये कि फास्फेट तो वहाँ था, आयरन हमने खुद अपनी मर्जी अपनी तरफ से डाला, आयरन फास्फेट बना के हमने फास्फेट को वहां से रिमूव कर लिया। अब फिल्ट्रेट में अब आपका फास्फेट नहीं है और ग्रुप 3 में से भी कोई नहीं आया। अब इसका मतलब मैं ग्रुप 4 के लिए उसको चेक कर सकता हूँ, ग्रुप 3 को चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक हो गए। और यहाँ पे जो कलर्ड या वाइट पिप्टी जब आपकी बन जाती है तो इसका मतलब इन तीनों में से कोई मौजूद है। ठीक हो गया। फिर आप चेक करते हैं उसके भी ये सोल्यूशन रेड है या रेड नहीं है।
क्योंकि अगर रेड है तो इसका मतलब उसमें आयरन है, तो फिर आयरन भी हो सकता है, एल्यूमिनियम भी हो सकता है, क्रोमियम भी हो सकता है, तीनों की पॉसिबिलिटी है। और अगर रेड नहीं है तो इसका मतलब आयरन अब यहाँ नहीं है, एल्यूमिनियम और क्रोमियम दोनों की पॉसिबिलिटी सिर्फ हो सकती है, आयरन वहां पे नहीं है। तो अगर आपका आयरन है, रेड कलर में वो सोल्यूशन होगा, तो आप तीनों को चेक करेंगे। तो पहले आप उसको डाइल्यूट करेंगे, फिर उसको बॉयल करेंगे यहाँ तक कि रेडिश कलर उसका खत्म हो जाए, फिर फिल्टर कर लेंगे। तो रेजिड्यू में तो तीनों आ जाएंगे फास्फेट, ठीक है, और फिल्ट्रेट को हम ग्रुप 4 के लिए ले जाएंगे। अच्छा, रेजिड्यू में जो तीनों मौजूद है उसमें आपने डालना है सोडियम पेरोक्साइड को, बॉयल करना है, ठीक हो गया, टिल नो ऑक्सीजन इज इवॉल्व, प्लस फिल्टर करना है। सोडियम पेरोक्साइड डालते हैं, बॉयल करते हैं, तो ये क्या करता है, सोडियम पेरोक्साइड पानी से मिले ना तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करता है। अब हाइड्रोक्साइड मिल के आयरन का भी हाइड्रोक्साइड बना देता है, एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड बना देता है, जो ये यहाँ पे अगले चले गए, क्रोमियम का भी हाइड्रोक्साइड बना देता है, तीनों के वो हाइड्रोक्साइड बना देता है। होता ये कि आयरन का तो हाइड्रोक्साइड जो बन गया ना, ये नीचे रिएक्शन भी लिखा हुआ है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड था, पानी से सोडियम हाइड्रोक्साइड, आयरन का उसने हाइड्रोक्साइड बना दिया, ठीक हो गया। इधर से उसने क्रोमियम का हाइड्रोक्साइड बना दिया, इधर से उसने ये एल्यूमिनियम का भी हाइड्रोक्साइड बना दिया। लेकिन हुआ ये कि आयरन वाला हाइड्रोक्साइड तो रहा इनसॉल्युबल, वो रेजिड्यू की फॉर्म में मेरे पास आ जाता है। लेकिन एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड के डलने की वजह से, या सोडियम ऑक्साइड की वजह से, सोडियम पर ऑक्साइड की वजह से क्रोमियम हाइड्रोक्साइड ऑक्सीडाइज होकर क्रोमेट में बदल जाता है, सोडियम क्रोमेट बना दिया, जो हल हो जाता है, सोल्यूशन में चला जाता है येलो कलर का। और जो एल्यूमिनियम है हाइड्रोक्साइड बना, वो एक्सेस में हाइड्रोक्साइड से मिलके सोडियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इस तरह बना देता है, सोडियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, जो भी एक्वस पानी में हल हो जाता है, पानी में सॉल्युबल हो जाता है, एक्वस सोल्यूशन बना देता है, ठीक हो गया। तो एल्यूमिनियम के हाइड्रोक्साइड क्रोमियम हाइड्रोक्साइड फिल्ट्रेट में चले गए, क्योंकि वो एक्सेस से रिएक्शन करके सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट होने की वजह से फिल्ट्रेट में, और आयरन जो है वो रेजिड्यू में चला गया। अब उस रेजिड्यू को आपने डाइल्यूट HCl डालना है, तो HCl इसको रिएक्शन करके फेरिक क्लोराइड बना देगा, उसको हम फिर फेरिक की कंफर्मेटिव टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक हो गए। और जो फिल्ट्रेट होगा उसमें दोनों मौजूद है, एल्यूमिनियम और क्रोमियम, आप फिर चेक कर लें कि अगर तो फिल्ट्रेट कलरलेस है तो इसका मतलब वो सिर्फ एल्यूमिनियम ही है यहाँ पे ना, लेकिन अगर वो येलो कलर है तो फिर इसका मतलब क्रोमेट क्रोमियम जो है वो भी आया हुआ है। तो फिर आपने एल्यूमिनियम को भी चेक करना है, क्रोमियम, दोनों को चेक करना है, क्योंकि एल्यूमिनियम कलरलेस है, वो भी हो सकता है मौजूद हो, दोनों शायद हो वहां पे। और अगर आपका पहले एक रेडिकल निकल चुका है तो इसका मतलब फिर आप चांस क्रोमियम के ही ज्यादा है, एल्यूमिनियम के चांस कम है। अच्छा, और दूसरे नंबर पे अगर आपका ये क्रोमियम कलरलेस है तो इसका मतलब है फिर एल्यूमिनियम को चेक कर लें, शायद वो मौजूद हो, ठीक हो गया। और क्रोमियम के चांस नहीं है, क्योंकि अगर वो होता तो येलो कलर का सोल्यूशन बना रहा होता, ओके हो गया, ये फिल्ट्रेट के साथ। तो यानी हम आयरन का भी टेस्ट हो गया, एल्यूमिनियम का भी हो गया, और क्रोमियम के भी हमने टेस्ट भी कर लिए, फास्फेट भी रिमूव हो गया। अच्छा, अगर ऐसा हो कि सोल्यूशन रेड नहीं था, इसका मतलब आयरन नहीं है, एल्यूमिनियम और क्रोमियम ही सिर्फ है, लेकिन फिर हम फेरिक क्लोराइड खुद से ऐड करेंगे। ऐड करने का मकसद वही है जो यहाँ पे भी था जब 50 नहीं थी, कि ताकि वो फास्फेट को रिमूव करने में हमारी हेल्प कर सके। तो आयरन आपने खुद से फेरिक क्लोराइड, न्यूट्रल क्लोराइड ऐड कर लेना है, ताकि वो फिर फेरिक के फास्फेट, एल्यूमिनियम और क्रोमियम के फास्फेट तो पहले ही बन चुके हैं, फेरिक का फास्फेट भी बन के आ जाएगा। फिर उसके ना सोडियम ऑक्साइड पर ऑक्साइड डालेंगे, बॉयल करेंगे, फिर नो ऑक्सीजन फिल्टर करेंगे, तो फिल्ट्रेट में तो सोडियम और एल्यूमिनियम और क्रोमियम चले जाएंगे एक्वस सोल्यूशन, क्रोमियम क्रोमेट की फॉर्म में, और एल्यूमिनियम जो है वो टेट्रा हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में चला जाएगा। और जो रेजिड्यू है उसमें उसी तरह आयरन आ जाएगा, लेकिन ये चूंकि आयरन हमने खुद अब ऐड किया था, इसलिए इसको हम फेंक देंगे, इसको हम टेस्ट वगैरह नहीं करेंगे, ठीक हो गया। हमें पता है कि आयरन यहाँ पे नहीं है, तो सिर्फ एल्यूमिनियम और क्रोमियम को ही नीचे तरीके से चेक कर लेंगे, ठीक हो गया। तो ये ओवरऑल तरीका है इसका, फास्फेट को रिमूव भी हो गया, और तीसरा ग्रुप भी आपका इसमें चेक हो जाता है इस तरीके से, ठीक हो गया। ये इसके रिएक्शन भी दिए हुए सारे, जो जो इन्होंने रिएक्शन किए हैं। और नाइट्रिक एसिड का मैंने बताया था कि वो फेरस को फेरिक में बदलने के लिए, ये फेरस था, फेरिक में बदल दिया, और फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड से उसने हाइड्रोक्साइड बना लिया फेरिक। अगले टेस्ट सारे उसी तरह ही है जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड के, ठीक हो गया। और तरीकेकार ये होता है कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड उसे हाइड्रोक्साइड में बदलता है, फिर एसिटिक एसिड उसको एसीटेट में बदलता है, आयरन को या क्रोमियम को या एल्यूमिनियम को। फिर आगे वो सोडियम फास्फेट सिलेक्शन करके कॉरस्पॉन्डिंग फास्फेट बना देता है, आयरन फास्फेट बन गया, या क्रोमियम फास्फेट बन गया, या एल्यूमिनियम का
फास्फेट बन जाता है। ठीक है, फिर आगे वो रिएक्शन में इस्तेमाल हो जाता है। तो अगर तो फास्फेट हो गया तो इस तरह रिमूव, तीसरा ग्रुप हो गया, अब आप चौथे की तरफ ही डायरेक्ट शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं तीसरा ग्रुप ही चेक कर रहा हूँ नॉर्मल, तो फिर उसका तरीकेकार आपका ये होगा कि पहले दूसरे को आप क्लियर कर आए हैं, अब आप दूसरे का फिल्ट्रेट लेके यहाँ पहुंच चुके हैं। अब आपने इसमें कंसनट्रेटिक एसिड डालना है। इसका मकसद वही है कि जो आयरन है, फेरस है, उसको फेरिक में बदल दिया जाए। ये ग्रीन साल्ट का मतलब ही यही है। ग्रीन साल्ट होता है ना, फेरस के साल्ट अमूमन लाइट ग्रीन होते हैं, डर्टी ग्रीन, तो उसको वो ऑक्सीडाइज करके फेरिक में बदल देगा। इसलिए उसने कहा अगर साल्ट ग्रीन है तो फिर आप उसमें नाइट्रिक एसिड डाल दें ताकि फेरस फेरिक में बदल जाए। फिर आप उसको बॉयल कूल करें, अमोनियम क्लोराइड डाल लें, बॉयल कूल करें और अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल लें। अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड दोनों में अमोनियम आयन कॉमन है। कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। तो उस वजह से सिर्फ तीसरे ग्रुप के जो आयरन है, एल्यूमिनियम और क्रोमियम, सिर्फ इन्हीं के हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट होंगे। अगले जो चौथे, पांचवें या छठे में मैग्नीशियम है, उसके हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट नहीं होंगे। ठीक हो गई। तो सपोज इन तीनों में से कोई होगा तो आपको पास कलर्ड या वाइट पिप्टी, आयरन की कलर्ड है, बाकी दोनों की वाइट ही पिप्टी होती है, वो आ जाएगी। अगर पिप्टी नहीं आती तो इसका मतलब तीसरा एब्सेंट है, आप चौथे ग्रुप को चेक करें। और अगर आ गई है तो फिर फिल्टर करके पिप्टी अलग करें और फिल्ट्रेट को चौथे ग्रुप की तरफ ले जाएं। अच्छा, अब आपका जो रेजिड्यू आया उसमें तीनों प्रेसिपिटेट मौजूद है, उसमें आप डालेंगे उसी तरह जो पीछे अभी हमने डिस्कस किया था, सोडियम पेरोक्साइड ऐड करेंगे, बॉयल करेंगे टिल नो ऑक्सीजन और फिर फिल्टर कर लेंगे। तो रेजिड्यू में तो आयरन हाइड्रोक्साइड तो रेजिड्यू में चला जाएगा, वो डाइल्यूट एस्टर से हम उसको फेरिक क्लोराइड बना के फिर कंफर्मेटरी टेस्ट कर लेंगे। और जो फिल्ट्रेट है वो आपका उसमें क्रोमियम क्रोमेट बन के आ चुका है और एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्रोक्साइड की फॉर्म में सोडियम साल्ट के साथ आ चुका है। ठीक है, तो वो दोनों इसमें फिल्ट्रेट में है। उसमें फिर आप ऐड करेंगे, चेक करेंगे कलरलेस और येलो कलर वाला। उसी तरह अगर कलरलेस है तो फिर आप क्रोमियम को चेक, एल्यूमिनियम को सिर्फ चेक कर लें, क्रोमियम एब्सेंट होगा। और अगर येलो कलर्ड है तो फिर एल्यूमिनियम और क्रोमियम दोनों की कंफर्मेटरी टेस्ट करके चेक कर लें कि दोनों ही मौजूद है या सिर्फ क्रोमियम ही मौजूद है। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास तीसरा ग्रुप हो जाएगा। और इनके कंफर्मेटरी टेस्ट आप देखें तो कंफर्मेटरी टेस्ट में आयरन के साथ जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ फेरिक हाइड्रोक्साइड बन गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ फेरिक हाइड्रोक्साइड बन गया, और अमोनियम थायोसाइनाइड या पोटेशियम थायोसाइनाइड आप ऐड करेंगे तो उसमें फेरिक थायोसाइनाइड बन जाता है, उसके 50। ये सिंपल रिएक्शन ही है। इसी तरह पोटेशियम फेरोसाइनाइड, अच्छा फेरिक आयन जो है वो पोटेशियम फेरोसाइनाइड के साथ रिएक्शन देता है, और जो फेरस आयन है वो पोटेशियम फेरिसाइनाइड के साथ रिएक्शन देता है और ब्लू पीपीटी बना देता है। तो उस टेस्ट हम चेक भी करते हैं, जैसे यहाँ आपने देखा लिखा हुआ था कि वो फेरस था या फेरिक था। इसको कंफर्म करने के लिए हम क्या करेंगे कि पोटेशियम फेरिसाइनाइड और फेरोसाइनाइड सेपरेटली, जो ग्रुप 2 से फिल्ट्रेट आया था उसमें सेपरेट फेरोसाइनाइड भी डालेंगे, फेरी भी डालेंगे, और फिर चेक करें। अगर फेरो के साथ आई ब्लू 50 तो फिर वो फेरिक है, और अगर फेरिसाइनाइड के साथ आया तो फिर वो फेरस था। ठीक हो गई। तो इस तरह हमें फेरस फेरिक का पता चल जाता है। कंफर्मेटरी टेस्ट आपने फेरिक के ही करने, क्योंकि वही हमारे पास लास्ट उसी शक्ल में ही पहुंचा है। तो टेस्ट सारे हमारे फेरिक के ही चलेंगे। सोडियम फास्फेट के साथ करेंगे तो फेरिक फास्फेट बन जाएगा, एस्टर्स के साथ करेंगे तो फेरिक सल्फाइड येलो ग्रीन पीपीटी आ जाएगी। और बोरक्स भी टेस्ट आप इसके साथ करेंगे रेजिड्यू के साथ कोई भी ऊपर से लेके, तो वो फेरिक का मेटाबोरेट बन जाएगा जो हॉट और ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग फ्लेम में मुख्तलिफ कलर देता है, जिससे हमें आयरन का पता चल जाता है। अच्छा, क्रोमियम अब चूंकि क्रोमियम फॉर्म +3 फॉर्म में नहीं है बल्कि वो क्रोमेट की शक्ल में पहुंच चुका है, ऑक्सीडाइज होकर ना +6 की फॉर्म में। इसलिए इसको जब आप करेंगे तो फिल्ट्रेट के सोल्यूशन में आप जब नाइट्रिक एसिड डाल के सिल्वर नाइट्रेट डालेंगे तो सिल्वर क्रोमेट बनेगा ब्रिक रेड में। इसी तरह सोडियम परऑक्साइड डाल के या हाइड्रोजन परऑक्साइड डाल के शेक करेंगे H2SO4 की मौजूदगी में, तो फिर वो डीप कलर्ड इथरियल लेयर क्रोमियम पेंटा ऑक्साइड बन, इथर भी आपने डाला है। यानी इसका रिएक्शन मैं आपको दिखाता हूँ दूसरे वाला। पहला तो जरा सिंपल है, दूसरा ये क्रोमियम, तो सोडियम क्रोमेट था, H2SO4 ने से बदल दिया सोडियम सल्फेट और क्रोमिक एसिड में। ठीक है, क्रोमिक एसिड फिर आगे कन्वर्ट हो गया डाइक्रोमेट में। डाइक्रोमेट को H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड या सोडियम परऑक्साइड ने रिएक्शन करके क्रोमियम पेंटा ऑक्साइड में बदल दिया, प्लस वाटर बना दिया। क्रोमियम पेंटा ऑक्साइड जो है वो पानी में हल नहीं हो रही ना, वो ईथर की लेयर जो है उसमें शिफ्ट हो जाती है, वहां चली जाती है। तो ईथर जो आपने नॉन पोलर डाला हुआ यहाँ पे, वो लेयर आपकी डीप कलर्ड
बन जाएगी इथिलियर लेयर ना, उसका कलर यानी पहले वैसे तो कलरलेस होती है, लेकिन अब वो कलर्ड हो जाएगी। कलर्ड होने से हमें ईथर की लेयर का अंदाजा हो जाएगा कि ये क्रोमियम यहाँ पे मौजूद है। इस तरह एसिटिक एसिड और लेड एसीटेट डालेंगे तो लेड क्रोमेट बन गया। और एसिटिक एसिड और लेड एसीटेट इकट्ठा डालने का मकसद ये होता है क्योंकि लेड एसिड आपको पता है पानी में हाइड्रोलिसिस से हल होता है, लेड हाइड्रोक्साइड बना देता है और एसिटिक एसिड बना देता है। जब एसिटिक एसिड आप एक्सेस में डालेंगे तो लेड को वो सॉल्युबल रखेगा लेड आयन की फॉर्म में, वो फिर येलो 50 हमारे लिए बनाने के लिए अवेलेबल होगा। इस तरह हम मर्क्यूरी क्लोराइड ऐड करेंगे तो ब्राइट येलो 50 मर्क्यूरी क्रोमेट की बन जाएगी। बोरॉक्स बी टेस्ट क्रोमियम के ऊपर करेंगे तो क्रोमियम मेटाबोरेट बन। अच्छा, इसका रिएक्शन आप देखें 5वें नंबर पे। तो सपोज करें को लेड क्रोमेट था, तो जब आप हीट करते हैं तो लेड ऑक्साइड क्रोमियम ऑक्साइड और O2 बन जाता है, और क्रोमियम ऑक्साइड उसी तरह बोरोन ऑक्साइड से मिलकर क्रोमियम मेटा बोरेट बना देता है, जिस तरह कॉपर या दूसरी आयरन ऑक्साइड वगैरह बना देते हैं। ठीक हो गया, तो ये क्रोमियम की इस तरह रिएक्शन हमारे पास आ रही। तीसरा है एल्यूमिनियम वाला। एल्यूमिनियम का पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं। अच्छा, डाइल्यूट HCl आपने क्यों डाला है? क्योंकि वो वहां पे है हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में। तो हाइड्रोक्साइड तो वहां पे ना सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस में डाला हुआ है ना, बेसिक सोल्यूशन है इसमें, तो इसलिए फिर हम उसमें डाइल्यूट HCl डाला ताकि वो बेसिक सोल्यूशन न्यूट्रल हो जाए। फिर हम उसने एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला तो वाइट 50, यानी पहले वो क्लियर बन गया, यानी एक किस्म का आप कह रहे हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड बन गया। और फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड डालने से एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बना, और फिर एक्सेस डाला तो वो फिर सॉल्युबल हो गया, तो एल्यूमिनियम हमें कंफर्म हो गया। यही काम डाइल्यूट HCl के साथ, पहले उसको न्यूट्रल करके क्लोराइड बनाया, फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस डाला तो वो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के 50, लेकिन ये एक्सेस में हल नहीं होती। इसी तरह क्लोराइड HCl क्लोराइड बनाने के बाद सोडियम कार्बोनेट डालेंगे तो एल्यूमिनियम कार्बोनेट बन जाएगा। और इसी तरह सोडियम फास्फेट ऐड करेंगे तो एल्यूमिनियम फास्फेट की वाइट 50 बन जाती है। और इसी तरह अमोनियम हाइड्रोक्साइड ड्रॉप वाइज डालेंगे लिटमस सोल्यूशन की मौजूदगी में तो फिर ब्लू लेक एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब बनते तो उसमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट है ना, लेकिन वो लिटमस सोल्यूशन ब्लू कलर का होता है, तो उसके अंदर जब वो प्रेसिपिटेट से बनते हैं तो वो एक ब्लू लेक आहिस्ता आहिस्ता ठीक से प्रेसिपिटेट हिलते हुए नजर आते हैं ना, तो वो फिर ब्लू लेक टाइप तो वो एक दे रहा होता है, इस वजह से इसको ब्लू लेक का नाम देते हैं, लेक टेस्ट भी बोलते हैं इसको। और फिल्टर एश टेस्ट आप करेंगे एल्यूमिनियम के साथ, जैसे पीछे हमने टिन के साथ किया था, तो इसका ब्लू ऐश एल्यूमिनियम ऑक्साइड और कोबाल्ट ऑक्साइड मिलके ब्लू ऐश जो है वो जनरेट करती है, जो हमें देते हैं। इसके रिएक्शन देखेंगे तो ये आयरन के सारे रिएक्शन सिंपल से ही थे जो आपको भी शो किए हैं, ये क्रोमियम के रिएक्शन है। एल्यूमिनियम के रिएक्शन भी सिंपल ही हैं। फेरस का मैंने आपको बता दिया कि फेरस नाइट्रिक एसिड जो है उसने वो फेरस को फेरिक में बदल दिया था, और फिर रिएक्शन सारे सेम फेरिक की तरह चले थे, लेकिन दोनों को फर्क करने के लिए हमने पोटेशियम फेरिसाइनाइड और फेरोसाइनाइड के साथ करवाया। तो उससे फेरस के लिए फेरिसाइनाइड और फेरिक के लिए फेरोसाइनाइड के साथ ब्लू 50 आ जाती है। ठीक हो गया। और जो एल्यूमिनियम है उसके टेस्ट में जो हर दफा HCl हम डाल रहे हैं उसकी रीजन यही है कि पहले HCl उसको जाके न्यूट्रल करता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाता है, वो एल्यूमिनियम क्लोराइड फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड जो भी आपने टेस्ट कर रहे हैं उसके साथ फिर एक किस्म का एल्यूमिनियम क्लोराइड का रिएक्शन चल रहा है, जो कार्बोनेट के साथ है या फास्फेट के साथ चल रहा है, तो हमें वो प्रोडक्ट बना के दे रहा होता है। ठीक हो गई। तो ये ओवरऑल आपके जी ग्रुप नंबर 3 जो है वो भी मुकम्मल हो जाता है।